तो हमने अभी तक जो चैप्टर नंबर 2 तक में बात की है ना, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी इंजीनियरिंग की बात कर ली, हमने बात कर ली चैप्टर नंबर 1 के अंदर इंट्रोडक्शन की बात की, हमने हमें अभी पता है कि प्रोफेशन में ऑक्यूपेशन। और कोई सवाल हो तो प्लीज़ डू आस्क क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा बेटा, ताकि हम चीज़ को क्लेरिफाई भी करते जाएँ कॉन्सेप्ट को। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने प्रोफेशन की डेफिनेशन क्लियर की, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में डिफरेंस क्या है वो क्लियर किया, एनएसपी कोड ऑफ एथिक्स भी देखे, उनकी एप्लीकेशन कैसे करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा, अगर मिड टर्म में केसेस में दूंगा ना आपको, तो वो जो एनएसपी कोड ऑफ एथिक्स वाला पूरा डॉक्यूमेंट है ना, वो रटने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो डॉक्यूमेंट मिलेगा आपको। इज इट क्लियर? हाँ, तो डॉक्यूमेंट की एप्लीकेशन सीखनी है, उसको रटना नहीं है डॉक्यूमेंट को पूरा। हेलो, सही है? तो डॉक्यूमेंट को एप्लीकेशन सीखनी है आपने। मैं मीनवाइल इस वीक में भी 1-2 केसेस डालूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। हो सकता है वो असाइनमेंट भी बनाऊँ, तो मैं अगर असाइनमेंट बना रहा हूँ तो मैं आपको पहले से बता दूंगा, जिसको मैं मार्क करूँगा। इज इट क्लियर नाउ? सही है। ये जो असाइनमेंट्स हैं मैंने मार्क नहीं किए हैं, ये असाइनमेंट का सोल्यूशन मैंने दे दिया आपको, इसलिए उन असाइनमेंट्स का भी सोल्यूशन दूंगा मैं साथ साथ बाद में आपको, जब वो आप लोग मुझे जमा करा देंगे। खैर, चैप्टर नंबर 1 में हमने ये बातें देख ली थी कि भाई एक चीज़ को अगर प्रोफेशन बोलते हैं तो वो प्रोफेशन की 4 करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग है, वाइटल नॉलेज स्किल्स हैं, और बाकी सारी एरिया ऑफ कॉम्पिटेंसी की हमने एनएसपी कोड ऑफ एथिक्स की बात की। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो किसी भी इंजीनियर को ऑर्गेनाइजेशन में फेस होती है, वो क्या है कि जब कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो रहा हो ना, उसको फ्रेम कैसे करना चाहिए, उसको रिकॉर्ड कैसे करना चाहिए, उसको देखना कैसे चाहिए, किन किन करेक्टरिस्टिक्स पे उन प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने से पहले लिखना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं प्रॉब्लम्स के। ये इस चैप्टर के अंदर एथिकल पैरामीटर्स की बात कर रहा हूँ, टेक्निकल पैरामीटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एथिकल पैरामीटर्स की बात कर रहा हूँ। इन चैप्टर में किसी भी प्रॉब्लम को देखने के लिए, गेज करने के लिए, वेट करने के लिए, या उसको यार्ड स्टिक प्रॉब्लम की क्या है नापने की, वो इस चैप्टर में एथिकल यार्ड स्टिक क्या है प्रॉब्लम की, वो इस चैप्टर के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम देखेंगे। इस चैप्टर नंबर 3 के बाद फिर चैप्टर आएगा रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम। पहले तो प्रॉब्लम को फ्रेम करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, और फिर उसको रेजोल्यूशन कैसे, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करना चाहिए, चैप्टर नंबर 4 में हम वो बात करेंगे। इस चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या डिस्कस करें, क्लियर है बेटा आप लोगों को? अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ आती है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की एक ऑर्गेनाइजेशन है ओशा। ये इसकी मैंने आपको एक वेबसाइट भी डाली है, इस पर भी आप लोग जाके देखिएगा। हम इस पर बाद में आएंगे ओशा के ऊपर, चैप्टर लेक्चर नंबर 2 पे आएंगे ओशा के ऊपर। ओशा का पूरा एक केस है जो कि चैप्टर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 2 में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। मीनवाइल हम आगे चलते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि ओशा की वेबसाइट को ज़रूर देखिएगा आप लोग, जब हम लोग ये लेक्चर को एंड कर दें। तो आज के दिन का आपका टास्क ये है कि ओशा की वेबसाइट को थॉरली स्टडी ज़रूर कीजिएगा। मैंने इसका यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक जो है लिंक दे दिया। दूसरा आज का आपका टास्क ये होगा कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जो वेबसाइट है उसमें कोड ऑफ एथिक्स भी दिए हुए हैं, उसमें कोड ऑफ क्या कहते हैं प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस भी दी हुई हैं, तो वो कंडक्ट्स भी दी और प्रोफेशनल कंडक्ट्स भी दिए हुए हैं। पीईसी की वेबसाइट जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट है, मैं उसका लिंक भी आप लोगों से शायद व्हाट्सएप पे शेयर करूँगा। काइंडली वो भी वेबसाइट ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा कम्प्लीटली, ताकि हम उनको भी अप्लाई कर सकें अपने केसेस के अंदर। इसे क्लियर ना? आगे चलते हैं। तो हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे, लीगल और मोरल डिसएग्रीमेंट्स। जब कोई प्रॉब्लम आए, आपका लीगल और मोरल डिसएग्रीमेंट हो, तो आपने क्या करना चाहिए, आपकी पर्सनल मोरालिटी का या कॉमन मोरालिटी का एथिकल ऑब्लिगेशन से डिसएग्रीमेंट है। हमने अभी पिछले केसेस में क्या देखा है कि दो एथिकल कंडक्ट्स भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, तो किसको प्रेसिडेंट होगी, हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रेसिडेंट होगी। लेकिन अगर कोई मोरल डिसएग्रीमेंट है किसी लीगल इशू के साथ, उस कंडीशन में आपने क्या करना है वो इस चैप्टर में देखेंगे। और अगर कोई मोरल डिसएग्रीमेंट होता है तो वो उसको देखने के लिए आपको कौन कौन से पैरामीटर्स गेज करने पड़ेंगे वो इस चैप्टर में देखेंगे। और फंडामेंटल फैक्ट्स और डाटा की कितनी इम्पोर्टेंस है, ये हमने पिछले केस में क्लियर किया है कि जब तक डाटा ना हो, फैक्ट ना हो, एविडेंस ना हो, एक इंजीनियर को अपना जो रूल है या अपना जो वर्डिक्ट है वो स्टांस उस फैक्ट या डाटा के रिस्पेक्ट से ही देना चाहिए। उसके बगैर वो कोई अपना स्टांस क्लियर नहीं कर सकता। जो ईएमएफ वाली हमने एक केस स्टडी की थी 60 हर्ट्ज वाली, जहाँ पर डाटा या फैक्ट्स अवेलेबल नहीं थे, तो वो भी इस चैप्टर के साथ इन लिंक है ये जो केस स्टडी थी। और जो लास्ट पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट है कि पीपल
ऑफन, ऑफन का लफ्ज़ यहाँ नहीं लिखा हुआ, ऑफन इसमें लगा दें, पीपल कम टू डिफरेंट मोरल कंक्लूजन्स बिकॉज दे डू नॉट व्यू द फैक्ट्स इन द सेम वे, इवन दो अगर फैक्ट्स भी अवेलेबल हैं, एविडेंस भी अवेलेबल हैं। बाज़ औक़ात दो बंदे बैठे हुए जब किसी भी मोरल प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं तो हर किसी का व्यू पॉइंट डिफरेंट होता है। इस कंडीशन में आप उस चीज़ को कैसे फ्रेम कर सकते हैं प्रॉब्लम को, ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। क्लियर हुई बात बेटा? अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो जब अगर कोई फैक्ट्स है उसको डिटरमाइन कैसे करना चाहिए, उसको देखना कैसे चाहिए और किस तरह से किसी फैक्ट्स को, अब फॉर एग्जांपल कोई एक सिंपल सी बात करें, जेनरिक बात करें, कोई एग्जांपल के बगैर बात करें। बोलो बड़ा सवाल है तो बिल्कुल बोलो। EMF वाला बिल्कुल बिल्कुल बन सकता था अगर उसके पास एविडेंस है तो शोकेस करना उसका काम है ना। देखो जो बात कह रहा होता है ना, यानी अगर आपने कोई वर्डिक्ट दिया है कि मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ सही है, तो आपको अपने वर्डिक्ट को कंप्लीट करने के लिए जस्टिफिकेशन देना भी आपका काम है। तो ऑब्वियसली बिल्कुल सही कहा हमजा आपने कि उसका काम इंजीनियर का ये बनता है कि अगर कोई उसका वर्डिक्ट था और वो समझता है कि ये वर्डिक्ट आगे जाना चाहिए, स्टांस आगे जाना चाहिए, तो जजमेंट के ऊपर, जो वर्डिक्ट के ऊपर, जजमेंट के ऊपर जो उस जस्टिफिकेशन देना भी इंजीनियर का काम था। तो बिल्कुल कंपैरिजन रिपोर्ट दे सकता है इसके ऊपर, बिल्कुल दे सकता है। तो आगे बोलो, और की बात क्या कह रहे थे? सही है। तो अगर फॉर एग्जांपल इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल कंट्रोवर्सीज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये मेरी बात बहुत गौर से सुनना, अगर समझ में आया तो सही है, अच्छी बात है, लेकिन दोबारा पूछना। मैं फिर सिर्फ बगैर एग्जांपल के समझा रहा हूँ अभी इस चीज़ को, एक वजह है ख़ास तौर से बगैर एग्जांपल समझाने की। बाज़ औक़ात डाटा भी होता है, बाज़ औक़ात फैक्ट्स भी होते हैं, बाज़ औक़ात एविडेंस भी होते हैं, लेकिन उन्हीं फैक्ट्स को, एविडेंस को, डाटा को दो अलग अलग बंदे, अलग अलग प्रोफेशनल्स उनको व्यू कर रहे होते हैं अपने अपने एंगल से। यानी एक मोरल कंट्रोवर्सी है, हर किसी का अपना एक अलग ओपिनियन होता है फैक्ट्स के ऊपर, हर किसी का एक मोरल जो है वो उसके ऊपर स्टांस होता है फैक्ट्स के ऊपर, डाटा के ऊपर। और यही मोरल स्टांस की जो कंट्रोवर्सी है, जो डाटा के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर, रेलेवेंट एविडेंस के ऊपर होती है ना, ये आपके जो आगे आने वाले जो डोमेन्स में जो जिस तरफ आप जा रहे होते हैं ना, वो रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, और फिर मोरल डिसएग्रीमेंट्स आपके पर्सनल डिसएग्रीमेंट्स में कन्वर्ट भी हो जाते हैं क्रशेस के ऊपर। इसलिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि ऑफन मोरल डिसएग्रीमेंट्स टर्न आउट टू बी डिसएग्रीमेंट्स ओवर रेलिवेंट फैक्ट्स। अब आप रेलिवेंट फैक्ट्स को ओवरड्यू कर रहे होते हैं, और फैक्चुअल एनालिसिस या इश्यूज आर समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिजॉल्व। ये भी दूसरा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो फैक्चुअल इश्यूज़ हैं ना, वो बड़े मुश्किल हैं रिजॉल्व करने के लिए। और वंस द फैक्चुअल इश्यूज आर क्लियरली आइसोलेट, अब अगर फॉर एग्जांपल एक और बात, आपने किसी वक्त में आके आपने मोरल कंट्रोवर्सी हल कर ली, लेकिन वो किसी और वक्त में सेम मोरल कंट्रोवर्सी किसी और लेवल पे फिर राइज हो जाएगी। इसकी इन 3 पॉइंट्स की आप रीसेंट कंडीशंस के अंदर आप खुद से एग्जांपल निकाल सकते हैं कि रीसेंट कंडीशन में कितनी क्लियर एग्जांपल्स आ रही हैं कि हर किसी का मोरल डिसएग्री, अगर हालांकि कोरोना के ऊपर फैक्ट्स भी मौजूद हैं, एविडेंस भी मौजूद हैं और डाटा भी मौजूद है। ऐसा ही है ना बेटा? हेलो, सबके पास फैक्ट्स मौजूद है ना, लेकिन हर किसी का अपना अलग अलग ओपिनियन है। और जब चूंकि ओपिनियन अलग अलग है तो हर किसी के रेमेडियल मेजर्स भी अलग अलग हैं। फिर हर कोई अपने अपने रेमेडियल मेजर्स ले रहा है, क्योंकि उनकी मोरल डिसएग्रीमेंट्स हैं आपस में ही। और जब तक मोरल डिसएग्रीमेंट्स को रिजॉल्व नहीं कर लेते, वो अगर वो रिजॉल्व कर भी लेते हैं तो वो किसी और चीज़ में मोरल डिसएग्री कर जाते हैं, इवन दो उनके पास फैक्ट्स भी मौजूद हैं, एविडेंस भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबको पता है कि मलेरिया की जो ड्रग है उससे अभी तक कोरोना का ट्रीटमेंट हो सकता है, ये एविडेंस मौजूद नहीं है। ऐसा ही है? हेलो, ऐसा ही है ना? हाँ मिशाल, ऐसा ही है ना बेटा कि जो कोरोना का जो प्रॉब्लम है वो मलेरिया की ड्रग, उसका नाम मुझे नहीं पता याद आ रहा, लेकिन जो मलेरिया की ड्रग है उससे ट्रीटमेंट पॉसिबल है या नहीं, अभी तक ऐसा कोई एविडेंस मार्केट में।
नहीं है ना मार्केट में अवेलेबल। लेकिन चूंकि सबको पता भी एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मोरल डिसएग्री कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हाँ है, कोई कह रहा है मैंने वहाँ देखा है, कोई कह रहा है जब सबने देखा है, लेकिन कोई कोट नहीं कर पा रहा है कि कहाँ पर हुआ है ये काम। लेकिन सब अपने अपने मोरल डिसएग्रीमेंट्स जरूर पेश करना है। और ये फैक्चुअल इश्यूज़ कितना, जो फैक्ट के ऊपर इशू आप क्रिएट कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट देखें ना कि कितना प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्ट रिजॉल्व करना है इसको, कि जब तक डाटा ना आ जाए। हालांकि डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि अभी आप मलेरिया की दवा यूज़ ना करें, तब भी आज की डेट में पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवा मलेरिया की है। हेलो, क्लियर है बात? तो अगर सबसे पहले चीज़ जो देखें ना, किसी भी फैक्ट को क्लियर करने के लिए सबसे पहली चीज़ देखें तो वो आती है यूटिलिटेरियन थिंकिंग। लफ्ज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूटिलिटेरियन जो लफ्ज़ है ना, वो लफ्ज़ निकला है यूटिलिटी से। किससे निकला है बेटा? यूटिलिटी से। यूटिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी कमोडिटी को, किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने की हद। भाई बीइंग अ नॉर्मल पर्सन, अगर मैं आपको एक मोबाइल फ़ोन देता हूँ तो आप क्या करेंगे? आप चाहेंगे उसकी मैंने जितने पैसे दिए ना उससे ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर लूँ ताकि मैं कुछ अर्न कर सकूँ। यही काम की थिंकिंग है ना, कि अगर आपने कोई 2 रुपये की चीज़ ली है तो आप उससे 4 रुपये काम लेना चाहते हैं ताकि आप उसकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करें। ऐसा ही है। हाँ, अब अगर ऑर्गेनाइजेशन में, अब आप इसको अपनी सोच को थोड़ा तब्दील करें और सोचें, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में, आप एक इंजीनियर हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं। मैं जैसे कि टीचर हूँ, मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, मुझे रिसोर्सेज दी जाती हैं। रिसोर्सेज क्या दी जाती है? एयर कंडीशन अवेलेबल है, मुझे बोर्ड्स अवेलेबल है, मुझे इंटरनेट अवेलेबल है। तो ऑर्गेनाइजेशन मुझे कोई रिसोर्स देती, मुझे अपना इंडिविजुअल कमरा मिला हुआ है, तो मुझे क्यों मिला? किसी और को, एक लैब इंजीनियर को क्यों नहीं मिल गया? मुझे क्यों मिल गया? तो जब ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स एलोकेट करती है तो वो किसी ख़ास वजह से किसी ख़ास बंदे को कोई मखसूस रिसोर्स देती है ना। हर किसी को एक जैसी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होती, ये तो बात मानते हो ना? हाँ, तो जब कोई रिसोर्स आपको अपने घर में भी कोई चीज़ अवेलेबल होती है, आपके छोटे भाई को या बहन को वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती बाज़ औक़ात। ऐसा है या नहीं? हाँ, तो जब आपको कोई रिसोर्स अवेलेबल हो रही होती है तो जो रिसोर्स दे रहा होता है, जो हायर मैनेजमेंट आपको रिसोर्स अवेलेबल कर रही होती है, वो क्या चाहती है कि जो मैं रिसोर्स दे रहा हूँ या दे रही हूँ अपने नीचे वाले बंदे को, वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे, उसको ज़ाया ना करे। यही एक सोच है ना। दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटेरियन थिंकिंग, सिंपलेस्ट लैंग्वेज के अंदर दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटेरियन थिंकिंग, कि यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। समझ में आई बात? हेलो, बात समझ में आ गई बेटा आप सबको? कि यूटिलिटी को क्या करना है बेटा? मैक्सिमाइज करना है। तो ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में सबसे पहली बात, यूटिलिटी को नापे तो सही पहले, तभी तो मैक्सिमाइज करेंगे। पहले एक चीज़ को नापा ही नहीं है, गेज नहीं किया, उसकी कोई यार्ड स्टिक नहीं बनाई, तो उसको मैक्सिमाइज कैसे करेंगे? तो पहले नापना ज़रूरी है। दैट इज़ कॉल्ड फ्रेमिंग द प्रॉब्लम, कि उसको फ्रेम करना ज़रूरी है। तो इस चैप्टर के अंदर हम यूटिलिटी को कैसे फ्रेम करते हैं ये हम देख रहे हैं। तो 3 अप्रोचेस हैं हमारे पास: कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच, ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ गुड अप्रोच, या ग्रेटर एग्रीगेट गुड एट द एक्सपेंस ऑफ वनरेबल माइनॉरिटी। ये 3 अप्रोचेस हमारे पास। अच्छा, मेजॉरिटी इंजीनियर जो है ना वो कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच पे काम कर रहे होते हैं, CB अप्रोच। ये जो कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच है, ये एक इकोनॉमिकल अप्रोच है, एक मैथमेटिकल अप्रोच है। इसमें आप जस्टिफाई करते हैं नंबर्स के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल CBA, मैं सिर्फ एग्जांपल्स देके आगे जाऊंगा और आगे जाके क्लियर करूंगा जब केसेस भी आएंगे। CBA की बात, पहले हम बात करते हैं CBA की। फॉर एग्जांपल CBA किसको कहते हैं? अब हम जिस इंस्टीट्यूट, मेरी आवाज़ सबको आ रही है बेटा? अच्छा, अब फॉर एग्जांपल जिस इंस्टीट्यूट, मैं नाम लिए बगैर बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जिस इंस्टीट्यूट में मैं सर्व कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, वो इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि उसकी जो प्रॉफिट है ना वो मैक्सिमाइज़ हो जाए, और हर कोई ये चाहता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो जाए। ऐसा ही है। तो उसमें अब वो ये टास्क उसने मुझे दिया फॉर एग्जांपल कि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करें, बताएं क्या क्या तरीके हैं। तो एथिकल वेज में रह के काम करना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशनल इदारा है। हम इसको अनएथिकल वे में तो कर नहीं सकते। तो
तो मैं बोलूँ भाई आप सर एक काम करें, आप एक डिपार्टमेंट खोल लें नया, आप फलाना डिपार्टमेंट खोल लें, मैं सिर्फ बोल तो नहीं सकता ना कि सर ये डिपार्टमेंट खोल लें, ये डिपार्टमेंट खोल लें, ये डिपार्टमेंट खोल लें। पहली बात तो ये कि मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं वो सजेशन दूंगा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डोमेन्स में आती हैं। मैं ऐसा कोई बात नहीं करूँगा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डोमेन में ना आती हो, पहली चीज़ तो ये। फिर जो डिपार्टमेंट खोलने की मैं बात करूँगा, उसकी इकोनॉमिकल बेनिफिट्स बताऊँगा ना मैं, कि इतना इतना पैसा लगेगा डिपार्टमेंट खोलने में, मार्केट में इसकी इतनी गैप मौजूद है, मार्केट में इतने लोग मौजूद हैं जो इस कोर्स ऑफ स्टडी की तरफ जाना चाहते हैं, यानी सब स्टैट्स के ऊपर बात करूँगा। और आगे आने वाले 1 साल 2 साल यानी टाइम लाइन भी बताऊँगा आई एम सॉरी, टाइम लाइन भी बताऊँगा कि आगे आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 6 महीने के अंदर हमें इतना एक्सपेंस बेयर करना पड़ेगा, उसके मद में इतना हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच, यानी आप कॉस्ट बताएं, उसके अगेंस्ट में बेनिफिट कितना बनता है ये बताएं। दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच। और मेनली इंजीनियर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर CBA, इसको कहते हैं CBA, या इसको बाज़ औक़ात कॉस्ट रिस्क अप्रोच भी कहते हैं, या कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच के साथ साथ कॉस्ट रिस्क अप्रोच भी कहते हैं। मेनली इंजीनियर CBA पे काम कर रहे होते हैं, और मेनली CBA के ऊपर ही यूटिलिटेरियन जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे बता रहे होते हैं। वो CBA। अच्छा, सेकंड, ऐसे इसकी एग्जांपल्स मैं आगे दूंगा आपको। CBA की एग्जांपल तो मैंने दे दी, ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ गुड की एग्जांपल भी दूंगा, इसकी एग्जांपल भी दूंगा ताकि समझ में आ जाए। ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ गुड का मतलब ये है कि अच्छाई ज़्यादा से ज़्यादा या यूटिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लॉज बनते हैं, लॉज कौन सा, ट्रैफिक सिग्नल के लॉज बने, देखिए ना ट्रैफिक सिग्नल के लॉज। अगर आप एक सोसाइटी समझें, एक सोसाइटी के अंदर ट्रैफिक सिग्नल्स हैं ही नहीं, तो क्या होगा? तो फिर ये प्रॉब्लम होगी ना कि सब कोई आके जो है वो ट्रैफिक पे जाम हो जाएगा, ट्रैफिक के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, हर्डल्स आएंगी, बॉटलनेक्स आएंगी, एक्सीडेंट्स इंक्रीज़ होंगे और हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रॉब्लम आएगा। रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा, आगे पिछले 4-5 सालों से, कि ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर एक टाइमर लग गया, इंस्टॉल हो गया। ऐसा ही है। उस टाइमर से क्या फ़ायदा हुआ? हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ, तो उस टाइमर से क्या फ़ायदा हुआ बेटा?